ये वीडियो हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जो है पढ़ने के लिए ये वीडियो है, और ये फर्स्ट पार्ट है फंडामेंटल्स में। इसके काफ़ी पार्ट्स आगे बनेंगे और इसमें हम लोग सारा कंप्यूटर्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या है, उसकी हिस्ट्री के बारे में, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन सा पार्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारे चीज़ों हम लोग फंडामेंटल्स में पढ़ते हैं। जनरली ये BCA, BTech, MCA और जो है जनरल डिप्लोमा के कोर्सेज में ये फंडामेंटल पढ़ाया जाता है। इसी कोर्स के थ्रू हम लोग ये समझ पाते हैं कि हमारा कंप्यूटर कैसे काम करता है और कंप्यूटर एक्चुअली में है क्या, और उसके कितने डिवाइसेस और सारे डिवाइसेस क्या क्या हैं और कैसे काम करते हैं। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये हम लोग को सिर्फ समझना है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और ये क्या करता है कि हमसे कुछ डेटा इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और बाद में आउटपुट देता है। तो ये हमसे क्या लेगा, इनपुट लेगा। इन मतलब होता है अंदर, यानी हम लोग कुछ डेटा अंदर डालते हैं और ये उसको प्रोसेस करके, यानी उस पर काम करके हमको रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है। आउट मतलब बाहर, आउटपुट मतलब, तो ये जो इनपुट करते हैं ये होता है डेटा, और जो आउटपुट निकलता है वो होता है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन के आधार पे हम लोग आगे डिसीजन लेते हैं हम लोग को क्या करना चाहिए। तो ये सब काफी बड़ा टॉपिक है, हम लोग इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक तो समझ लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, लेकिन सारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर नहीं हो सकता है। जैसे टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वो, लेकिन क्या है कि वो कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर वही सिस्टम को बोला जाएगा जिसमें हम लोग डेटा को इनपुट कराएंगे, वो उसको प्रोसेस करेगा और लास्ट में बाद में वो क्या होगा, रिजल्ट देगा, इंफॉर्मेशन देगा या आउटपुट देगा। तो ऐसे सारे सिस्टम को हम लोग कंप्यूटर कह सकते हैं। जैसे मोबाइल में, मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर, हम उसमें इनपुट करते हैं, प्रोसेस करके हमको इंफॉर्मेशन देता है। तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, लेकिन कंप्यूटर को शुरुआती दौर में सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया था। इसीलिए एक ग्रीक वर्ड है कंप्यूट, इस वर्ड से हमारा कंप्यूटर नाम आया। कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट, यानी किसी भी चीज को की गणना करना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं। तो शुरू में कंप्यूटर को बनाया गया था सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे, खास करके जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, वो इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो सारा कैलकुलेशन को ऑटोमेटिक कर पाए, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होता है वो काफी बड़ा काफी समय टाइम टेकिंग होता है। तो काम को सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कंप्यूटर को बनाया गया। तो लेकिन आज के समय में कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है और इसको लगभग सभी फील्ड्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कहीं भी मतलब कोई भी ऐसा फील्ड अछूता नहीं रहा है जहां पे कंप्यूटर का इस्तेमाल न हो। इसका कुछ कारण है, तो कुछ कारण जो है वो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर जो है ये इसको इतना पावरफुल बना देता है कि ये कंप्यूटर आज सभी जगह इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसका स्पीड इतना ज्यादा है, जो काम हम लोग को सालों लग सकता है, हो सकता है ये कुछ मिनट और कुछ घंटों में ही कर दे, और जो काम हम लोग हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना लगाए, वो कुछ सेकंड में हमारा कंप्यूटर कर सकता है। तो इसकी स्पीड जो है वो काफी भयंकर स्पीड है, ट्रिमेंडस स्पीड है, जिसके कारण ये सभी जगह पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और इसकी स्पीड जो हम लोग नापते हैं वो गीगाहर्ट्ज में नापते हैं, गीगाहर्ट्ज और टेराहर्ट्ज में। अब गीगाहर्ट्ज, टेराहर्ट्ज क्या है, जनरली फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में कितने ऑपरेशंस करते हैं इसको हर्ट्ज के रूप में जाना जाता है। फ्रीक्वेंसी का जो हमारा ये हर्ट्ज के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली 1000 हर्ट्ज इक्वल टू 1 किलो हर्ट्ज होता है। उसके बाद 1000 किलो हर्ट्ज इक्वल टू 1 मेगा हर्ट्ज होता है, और 1000 मेगाहर्ट्ज इक्वल टू 1 गीगाहर्ट्ज होता है, और 1000 गीगाहर्ट्ज इक्वल टू 1 टेराहर्ट्ज होता है। तो इस तरह से हमारा फ्रीक्वेंसी नापा जाता है। अभी का जितने भी कंप्यूटर्स आते हैं लगभग 1.7 गीगाहर्ट्ज या 2.0 गीगाहर्ट्ज, या हमारा जो बड़ा कंप्यूटर्स होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी स्पेस रिसर्च करने के लिए, वहाँ टेराहर्ट्ज में हमारा सिस्टम काम करता है। तो इस तरह से हमारा स्पीड जो है एक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके आधार पे हमारा कंप्यूटर जो इतना ज्यादा पॉपुलर है। दूसरा है स्टोरेज कैपेसिटी। जो डेटा हम लोग स्टोर करने के लिए बहुत बड़ा रूम इस्तेमाल करेंगे, फाइल्स का बंडल्स होगा, रखा हुआ रहेगा, उसको सर्च करना भी मुश्किल है और काफी जगह भी लेता है।
वो सारा डेटा कंप्यूटर एक छोटे से हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकता है। मात्र जो है मान के चलिए कि 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर में बहुत सारा मतलब इतना ज्यादा डेटा स्टोर कर सकता है, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और कंप्यूटर के जो स्पीड स्टोरेज कैपेसिटी की बात करते हैं, तो अगर हम लोग बात करेंगे 8 बिट्स यानी 0-1 को हम लोग बिट्स कहते हैं, तो 0-1 पे हमारा सिस्टम सारा काम करता था। 8 बिट्स बराबर 1 बाइट, और 1 बाइट को आप कह सकते हैं लगभग एक कैरेक्टर के रूप में, ABCD। एक मान के चलिए कि ऐसे तो सिस्टम टू सिस्टम प्रोग्रामिंग, लैंग्वेज टू लैंग्वेज थोड़ा बदलता है, लेकिन अभी मान के चलते हैं एक कैरेक्टर 1 बाइट अगर होता है तो 1024 बाइट्स बराबर 1 किलोबाइट होता है, और फिर 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट होता है, और उसी तरह से 1024 मेगाबाइट MB इक्वल टू 1 गीगाबाइट होता है, जिसको हम लोग अभी जो हार्ड डिस्क खरीदते हैं बोलते हैं 500 GB का हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में जनरली स्टोर करते हैं। 1024 गीगाबिट्स बराबर 1 टेराबाइट। तो 1 TB का हमारा जो है आता है हार्ड डिस्क 1 TB या 1024 टेराबाइट इक्वल टू 1 पेटाबाइट होता है, और 1024 पेटाबाइट इक्वल टू 1 हेक्साबाइट। तो इस तरह से हमारा इसकी कैपेसिटी को नापा जाता है। तो इतना ज्यादा अमाउंट अगर हम लोग सोच सकते हैं, 1 TB भी अगर कहते हैं तो इतना ज्यादा डेटा स्टोर करता है, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो स्टोरेज कैपेसिटी काफी ज्यादा है। काफी जगह ऑर्गेनाइजेशन में जहां डेटा स्टोर करने के लिए काफी मतलब जरूरत होती है, तो उस जगह पे जैसे कि किसी हॉस्पिटल में, किसी बड़े स्कूल कॉलेज में, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम लोग जो है कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं ताकि सर्च करना भी आसान हो, उस पर काम करना और प्रोसेस करना भी आसान हो जाता है। स्टोरेज कैपेसिटी के कारण इसके अलावा भी है वर्साटाइल नेचर होता है। वर्साटाइल का मतलब होता है बहुत सारा गुण होना। कंप्यूटर के पास इतना सारा गुण है कि जहां पे जैसे चाहे उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज कीजिए अगर अकाउंटिंग का काम करना है तो अकाउंट से रिलेटेड टैली लोड कर लेंगे, अगर ऑफिस से रिलेटेड काम करना है तो MS ऑफिस लोड कर लेंगे, एनिमेशन से रिलेटेड काम करना है तो माया सॉफ्टवेयर लोड कर लेंगे। कहने का मतलब कंप्यूटर वही रहेगा, सिर्फ हमारा सॉफ्टवेयर बदलेगा और हम फिर क्या होगा अलग इन्वायरमेंट का चीज जो है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर हमारा वही रहा, लेकिन सिर्फ एप्लीकेशन लोड कर लेने पे जो है हम अलग अलग तरह का काम कर सकते हैं। तो मतलब उसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है कि किस तरह से। हाँ, थोड़ा बहुत हार्डवेयर में चेंजेस करना हो सकता है, जहाँ जैसे ग्राफिक्स होगा तो कंप्यूटर की कैपेसिटी उतनी ग्राफिक्स की नहीं होगी, तो थोड़ी इसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन कंप्यूटर हमारा वही रहेगा। तो वर्साटाइल नेचर होने के कारण कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। जब इंटरटेनमेंट का मन है गाना बजा लिए, प्रोग्रामिंग करने का मन है उसमें प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डालिए, मूवी देखने का मन है वही कंप्यूटर को हम लोग मूवी देखने के लिए इस्तेमाल कर लिए। तो वर्साटाइल नेचर होने के कारण कंप्यूटर और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। तीसरा और कारण है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब है ये 24/7 बिना थके बिना बोर हुए काम करता है। हमारा बहुत सारा ऐसा सर्वर है, कंप्यूटर्स है जो 24 आवर्स चलता रहता है। आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं वो चलता रहता है, उसका और भी अरेंजमेंट्स होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ ये समझना है कि कभी भी कंप्यूटर यही बोलता है अब हम बोर हो गए हैं अब काम नहीं करेंगे, जबकि ह्यूमन बींग्स जो है वो थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, इसलिए काम नहीं कर सकते। जहां भी ह्यूमन बींग्स के इंटरवेंशन नहीं होगा उस जगह पे हम लोग आसानी से कंप्यूटर को उसको जो है इंसान को रिप्लेस कर सकते हैं। तो डिलीजेंट होने के कारण बहुत सारे फैक्ट्रीज में, मशीन्स में जगह जगह पे जो है इंसानों को हटा करके अब कंप्यूटर को इस्तेमाल किया गया, क्योंकि बिना थके बिना हड़ताल किए बिना सोए ये लगातार 24 घंटा आराम से ये काम कर सकता है। इसके अलावा होता है कि इसको IQ नहीं होता है। IQ मतलब बिना सोचे समझे ये हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करता है। हम लोग ऐसे आने वाले फ्यूचर में हमारा जो अभी हम लोग देखेंगे कि 5th जनरेशन सिस्टम्स में AI पे बहुत काम हो रहा है कि कंप्यूटर खुद ब खुद डिसीजन ले पाए, लेकिन अभी फिलहाल उसको अपना IQ अपना इंटेलिजेंस है ही नहीं। हम जो कहेंगे वही वो काम करेगा। ये बहुत ही अच्छा सर्वेंट है और अच्छा सर्वेंट होने के कारण हमारे सारे आदेश को मानता है, हमारे अनुसार से ये काम करता है। इसके अलावा ये मल्टीटास्किंग है, यानी हम लोग एक साथ पैरेलली बहुत सारे काम कर सकते हैं। कंप्यूटर इतना ज्यादा आज के समय में पावरफुल हो गया है कि पैरेलली हम लोग बहुत सारा काम इससे करवा सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एक साथ 4-5 चीजों पे आसानी से हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये सब फीचर होने के कारण, कैरेक्टरिस्टिक्स होने के कारण आज कंप्यूटर्स हमारा काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं एप्लीकेशंस कहां पे इसकी इस्तेमाल हो सकती है। तो एप्लीकेशन इसका बहुत ही ब्रॉड है, आप सोच भी नहीं सकते। आप एक भी फील्ड का नाम बताइए वो उस जगह पे कंप्यूटर मस्ट है, इस्तेमाल होता है होगा। जैसे अगर हम बात करेंगे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज,
इन सभी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बच्चों को सिखाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। दूसरा जगह अगर बैंक मान ले तो वहां पे जो जितने भी कस्टमर होंगे और एम्प्लॉयज होंगे उनका रिकॉर्ड्स रखने के लिए, कस्टमर का अकाउंट्स का डिटेल रखने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, ये सारी जगह पे बैंक्स में हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर तीसरी बात हम करते हैं रेलवे का, अगर आपसे आज से 10 साल 15 साल पहले आप जाएं तो टिकट कटाना कितना मुश्किल था। आज क्या हो गया, सारा ऑनलाइन, बैठे बैठे घर पे कंप्यूटर पे आप अपना टिकट काट सकते हैं। इसके अलावा इतनी सारी रेल है, ट्रेन है, सारे का टाइम टेबल ये सब मेंटेन करने के लिए काफी मुश्किल और टीडियस टास्क था, जो कंप्यूटर से काफी आसान हो गया है। तो रेलवे में हमारा क्या होता है कि रिकॉर्ड रखने के लिए, रिजर्वेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं स्पेस में आजकल नया नया रॉकेट्स है, नया नया स्पेस एक्सप्लोरेशन होता है, नए नए ग्रह की खोज होती है, नए नए सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं। तो इन सारे जगह पे बिना कंप्यूटर्स के काम होना लगभग इम्पॉसिबल है। कैलकुलेशंस होता है कि हमारा करोड़ों अरबों मतलब प्रकाश वर्ष दूर हमारा ये है, तो वो सारा कैलकुलेशन हमारा कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। और ये हमारा नॉर्मल घर में यूज होने वाला कंप्यूटर नहीं होता है, और काफी पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जो मतलब सालों की गणना वो कुछ सेकंड्स में कर सकते हैं। इंसान को अगर कैलकुलेशन करने बैठा दे तो हो सकता है 2 साल 4 साल लग जाए, वो आज कुछ सेकंड कुछ घंटे में ये कंप्यूटर करके हमारा दे देता है। इसके अलावा डिफेंस इंडस्ट्रीज है। डिफेंस इंडस्ट्रीज में आजकल जानते हैं कि सारे देश अभी हथियार बनाते हैं, तो जितने भी हथियार हैं उनको कंट्रोल करने के लिए या हथियार को बनाने के लिए उसमें सारा ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, और वो सारा ऑटोमेटेड सिस्टम बिना कंप्यूटर के होना लगभग इम्पॉसिबल है। तो एडवांस से एडवांस हथियार, फाइटर प्लेन या कुछ भी हम लोग बनाते हैं तो वो हमारे बिना कंप्यूटर की मदद से नहीं बन सकता है। इसके अलावा 6 हम लोग देखेंगे कि इस अर्थ एक्सप्लोरेशन में, एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है कि हमारा जैसे पृथ्वी के अंदर बहुत सारे खनिज हमारे दबे पड़े हैं, तो उनकी खोज करना है, उसके बारे में पता करना है। तो अर्थ एक्सप्लोरेशन में हमारा जो है कंप्यूटर्स की काफी इस्तेमाल होती है। कोयला पता करना, पेट्रोलियम पता करना, नेचुरल गैस पता करना है, तो इन सारी चीजों के लिए हमें कंप्यूटर्स की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा हम लोग देखेंगे मूवीज मेकिंग में, मूवीज ग्राफिक्स एनिमेशन में, तो ये हम लोग बहुत सारा आजकल कार्टून मूवी जो है, और हम लोग वीडियोस वगैरह भी बनाते हैं या कार्टून वगैरह बनाते हैं, तो वो हम लोग बहुत सारे एनिमेशन सॉफ्टवेयर ये सब का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी हम लोग काफी जगह पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान के चलिए कि मेडिकल इंडस्ट्री में यहाँ पे नई नई दवाइयों की खोज करने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए, अभी कोरोना वायरस आया है उससे रिलेटेड वैक्सीन के रिलेटेड सर्च करने के लिए या सर्जरी करने के लिए, इन सारे जगह पे मेडिकल इंडस्ट्रीज में कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो है हम लोग देख लेंगे, अगर हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए, इन सारे जगह पे हमारा जो है इस्तेमाल होता है कंप्यूटर्स का। अगर हमारा प्लेन एक जगह से दूसरे जगह उड़ता है तो उसमें भी, एयर में भी ट्रैफिक होता है, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में भी ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आर्टिफिशियल बेस्ड, इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। एक छोटे से ऑफिस में अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पर लेटर टाइपिंग, रिकॉर्ड मेंटेनेंस और इन सारी चीजों के लिए, छोटे छोटे चीज प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, इन सारे छोटे छोटे चीजों के लिए हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। और भी हम लोग देखेंगे तो कंप्यूटर्स कहाँ इस्तेमाल होता है, तो कुछ और भी जहाँ जगह सोचिए, पोस्ट ऑफिस में, आजकल पोस्ट ऑफिस भी हमारा सारा सिस्टम कंप्यूटराइज हो गया है, पोस्ट ऑफिस में ये सारा चीज इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे तो और भी बहुत सारे लैब में, लेबोरेटरीज में, जहाँ पे बहुत सारे तरह का रिसर्च हो जाते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड रिसर्च या एडवांस सिस्टम या कोई भी केमिकल रिसर्च या किसी भी तरह का रिसर्च करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही ब्रॉड इसका एरिया है जहाँ पे हम लोग कंप्यूटर से इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा भी कम्युनिकेशन हम लोग देख लेंगे। पहले के समय में अगर हमको किसी को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना था तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजते थे, जो काफी समय लगता था। अब क्या है, एक ईमेल भेज दीजिए, एक व्हाट्सएप कर दीजिए, तो इन सारे जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन बहुत ही फास्ट हो गया। हम लोग पहले कम्युनिकेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में दिनों दिन लग जाता था, अब कुछ सेकंड की बात है। दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हैं, इवन स्पेस में भी अगर हमारा जो ये है सैटेलाइट्स है या स्पेस में हमारा स्पेस रिसर्च सेंटर है, वहां तक भी इंफॉर्मेशन कुछ सेकंड्स में हमारा चला जाता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट बहुत सारी जो डिसीजंस लेती है और जो है देश को चलाने के लिए बहुत सारा काम होता है, वो सारा ई गवर्नेंस होता है। रिटेल इंडस्ट्री, हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ई कॉमर्स। हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, आज घर बैठे बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बिना कंप्यूटर्स के हो ही नहीं सकता था। ई लर्निंग जो अभी हम लोग जो कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी एक तरह का ई लर्निंग कोर्स है। आसानी से हम एक दूसरे से अपना इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं।
तो इस तरह से इसका काफी फील्ड है, अगर गिनाने बैठेंगे तो 50 फील्ड्स है जहां पे हमारा कंप्यूटर्स का एप्लीकेशन है और बिना उसके हमारा काम नहीं हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आज के समय में दुनिया कंप्यूटर्स के बिना कुछ भी नहीं है। सैटेलाइट्स है जो हमारा काम कर रहा है, बिना कंप्यूटर्स के वो सब पॉसिबल है ही नहीं। तो कंप्यूटर आज के समय में जानना भी और सीखना भी काफी जरूरी है, क्योंकि इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, वो भी क्या है, एक तरह का कंप्यूटर ही है। कंप्यूटर क्या, कंप्लीट कंप्यूटर ही है, लेकिन कंप्यूटर का साइज अब बड़ा से क्या हो चुका है, छोटा हो चुका है। अब थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री के बारे में अगर इसमें पढ़ते हैं, हिस्ट्री जानते हैं, तो हिस्ट्री को समझने के लिए बहुत ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, 2-4 चीजें जब जानना जरूरी है। सबसे पहले ये जाने कि फादर ऑफ कंप्यूटर हमारे जो है, फादर ऑफ कंप्यूटर वो है हमारे चार्ल्स बेबेज। ये है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहला जो कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट, जिन्होंने एक्चुअली में हम लोग कंप्यूटर कह सकते हैं, इसके पहले भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे, लेकिन छोटा मोटा कैलकुलेटर था, पास्कल्स कैलकुलेटिंग मशीन, और भी बहुत सारी मशीनें थी, लेकिन वो कंप्यूटर एक कंप्लीट नहीं था। चार्ल्स बेबेज ने पहली बार जो है वो कंप्यूटर को का कॉन्सेप्ट इन्होंने जब लाया, तो ये 1822 में इन्होंने पहला जो मतलब सिस्टम बनाया, इसको डिफरेंस इंजन बोलते हैं। और ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, डिफरेंस इंजन, इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, और ये कैलकुलेशन करने के लिए कोई सिस्टम बनाना चाहते थे। इन्होंने पहली बार डिफरेंस इंजन को बनाया, और इसके बाद 1836 में इन्होंने फिर इसी को मॉडिफाई करके एक और सिस्टम बनाया, एनालिटिकल इंजन। तो ये काफी पावरफुल मशीन थे, और ये आज मॉडर्न कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है, उससे काफी मिलता जुलता है। और इन लेडी अडा लवलेक ये एक पहली महिला थी जिन्होंने इन सिस्टम्स के लिए प्रोग्राम किया था, इसीलिए सब इनको कभी कभी मदर ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। और इन्होंने इनके कंप्यूटर्स के लिए उन्होंने प्रोग्रामिंग की थी, और उन प्रोग्राम पे हमारा ये सिस्टम चलता था, काम करता था। तो पहले हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस, अभी जिस तरह से कीबोर्ड और माउस इस्तेमाल करते हैं, तो उस तरह से कीबोर्ड माउस नहीं हुआ करता था, बल्कि एक बोर्ड पे बहुत सारे जो है छोटे छोटे अक्षर गुदे होते थे, और उसी के थ्रू सिस्टम को डाल दिया जाता था, और उसी पर आउटपुट भी होता था। ऐसे सिस्टम्स को हम लोग पंच कार्ड बोलते थे। तो पहले इसी तरह के पंच कार्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के रूप में इस्तेमाल होता था, लेकिन आज के समय में कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है, ट्रैकर बॉल है, टच पैड है, बहुत सारे तरह के डिवाइसेस आ गए हैं। तो चार्ल्स बेबेज हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर थे, और इनके बाद भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स होता रहा। लेकिन मेरी हिस्ट्री को जो हम लोग जनरेशंस में डिवाइड करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जनरेशंस हमारे कौन कौन थे, हर एक जनरेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंस था। तो सबसे पहला जो हम लोग मान के चलते हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये लगभग आप कह सकते हैं 1936 से लेकर के 1946 तक का ये टाइम, लगभग आप इसको 46-47 तक का टाइम ड्यूरेशन दे सकते हैं। ये ड्यूरेशन टू ड्यूरेशन, राइटर टू राइटर, अगर आप अलग अलग राइटर्स के बुक पढ़ेंगे तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। कोई राइटर जो है उसको मतलब 40 से लेकर के 50 तक मानते हैं, 48 तक मानते हैं, तो बहुत ज्यादा इसमें टाइम जो है डिफरेंसेस नहीं होता है, तो मतलब डिफरेंस हो सकता है। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारा क्या था कि जैसे अभी हम सीपीयू इस्तेमाल करते हैं मेन कंपोनेंट प्रोसेसिंग करने के लिए, वहां पे वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल किया जाता था, यानी वैक्यूम ट्यूब्स ही रिस्पॉन्सिबल होते थे। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता था, और इसमें फिलामेंट लगा होता था, जैसे भी बल्ब में होते थे। ये वैक्यूम ट्यूब्स को इस्तेमाल किया जाता था मेन कंपोनेंट प्रोसेसिंग के रूप में। और लगभग उस समय का एक कंप्यूटर था मार्क 1, उसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल हुए थे। और ये वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल फिलामेंट होने के कारण बार बार फ्यूज होता था, तो सिस्टम्स रिलायबल नहीं थे, नॉट रिलायबल। और साइज काफी बड़ा था, मतलब एक रूम इतना बड़ा कंप्यूटर था, लार्ज साइज, बहुत ही बड़ा था। इसके अलावा ये काफी हीट प्रोड्यूस करता था, बहुत ज्यादा हीट कर देता था, बहुत लंबे समय तक इसको नहीं चला सकते थे, और रेगुलर फेल्योर होता रहता था। तो ये सब हमारा जो है फर्स्ट जनरेशन में सिस्टम में था। तो कह सकते हैं मार्क 1 जो कंप्यूटर था, मार्क 1 ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में गिनती आती है। या फिर इनियाक जो पहला माना जाता है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड
एंड कैलकुलेटर। तो इस तरह से हमारा ENIAC जो है, और ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, मार्क 1 फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल हुआ। इसके बाद जब ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन हुआ लगभग 1947 के बाद, जब ट्रांजिस्टर्स हमारा मार्केट में आया और ट्रांजिस्टर्स की मदद से सारा प्रोसेसिंग होने लगा, तब हमारा क्या हुआ, सेकेंड जनरेशन आ गया, यानी मेन कंपोनेंट में हमारा बदलाव आ गया। पहले वैक्यूम ट्यूब्स, अब सेकेंड जनरेशन में हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल करने लगे। तो इससे कुछ बात हुई, रिलायबल हो गया सिस्टम, साइज घट गया, स्पीड बढ़ गया, स्पीड बढ़ गया, रिलायबल हो गया, और ये सब सारा इसमें फीचर्स आ गया। इसके अलावा ट्रांजिस्टर्स आने के साथ साथ इसमें बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है उन पे काम होने लगा, जैसे असेंबली लैंग्वेजेस वगैरह पे, और इन सारे कंसेप्ट पे काम होने लगा। हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरह से काम करता है, तो इस तरह से हमारा जो है सिस्टम शुरू हुआ। और इस जनरेशन में यूनिवैक नाम का सिस्टम, यूनिवैक कंप्यूटर इस्तेमाल, यूनिवर्सल कंप्यूटर इस्तेमाल हुआ, IBM का कुछ कंप्यूटर्स इस्तेमाल हुआ सेकेंड जनरेशन में। तो मेन ये ध्यान में रखना, ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ हमारा सेकेंड जनरेशन में। और अभी तक यहाँ पर पंच कार्ड्स ही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के रूप में इस्तेमाल होते थे, फर्स्ट जनरेशन में भी और सेकेंड जनरेशन में। पंच कार्ड्स वेयर यूज्ड एज इनपुट आउटपुट यूनिट्स, इनपुट आउटपुट के रूप में। तो ये सब हमारे सेकेंड जनरेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब हम लोग देखते हैं थर्ड जनरेशन। तो अब थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स के जगह पे अब हमारा आ गया IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। इससे साइज काफी छोटा हो गया और स्पीड भी काफी बढ़ गया, स्पीड बढ़ गया, साइज डिक्रीज हो गया, छोटा हो गया, रिलायबल काफी हो गया। तो ये सब फायदा हुआ। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए, तो ये थर्ड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन का हमारा जो टाइम था लगभग 47 से लेकर के हमारा जो था वो 62 तक था, और ये यहाँ 62 से लेकर के लगभग 75 तक का हमारा समय जो था वो थर्ड जनरेशन का टाइम था। तो इसमें क्या हुआ कि स्पीड वगैरह बढ़ गया। इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारे आ गए, जैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जैसे C लैंग्वेज 1972 में इंट्रोड्यूस हुआ। इसके अलावा यूनिक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके पहले ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं होता था, जैसे विंडोज यूज करते या यूनिक्स यूज करते, एंड्रॉइड यूज करते, इस तरह का सिस्टम नहीं होता था, बल्कि एक छोटा सा मॉनिटर प्रोग्राम होता था जिससे पूरा कंट्रोल होता था। अब फुल फ्लेजेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यूनिक्स पहले आया था, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया थर्ड जनरेशन में। इसके अलावा मार्केट में कंप्यूटर बिकने लगा, यानी कॉमर्शियलाइजेशन हो गया। मार्केट में IBM ने क्या किया, कंप्यूटर्स को बना के कंपनी टू कंपनी अब बेचना शुरू कर दिया, और इससे कंप्यूटर्स काफी ज्यादा धीरे धीरे इस्तेमाल होने लगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यानी कीबोर्ड और माउस का इंट्रोडक्शन हुआ। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर्स, इन सारे डिवाइसेस का इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ने लगा। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का भी, कीबोर्ड माउस आया तो धीरे धीरे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये सब काफी कुछ, मतलब थर्ड जनरेशन में बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत कुछ इंप्लीमेंट हुआ नया नया। अब इसके बाद आना था फोर्थ जनरेशन, जो अभी तक हमारा चल रहा है, वो 1975 टू टिल अभी तक ये फोर्थ जनरेशन माना जाता है। अब फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ कि यहाँ इंटीग्रेटेड सर्किट्स के जगह पे, फोर्थ जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स के जगह पे हमारा आ गया माइक्रो प्रोसेसर्स। और अभी तक हम लोग माइक्रो प्रोसेसर्स ही इस्तेमाल करते हैं। स्पीड वगैरह तो ये बढ़ा ही बढ़ा और काफी एडवांस हो गया, खास करके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब जैसे विंडोज जैसा सिस्टम, और मतलब सब कुछ अब ग्राफिक्स हो गया। पहले कमांड पे सारा काम होता था, डॉस पे लिख करके कमांड देते थे, जैसे अगर किसी फाइल के अंदर जाना है तो CD फाइल लिखेंगे तो उसके अंदर चलेगा। अब क्या हो गया, क्लिक क्लिक पे सारा काम होता है, सब कुछ ग्राफिकल इंटरफेस, और काफी एडवांस और बढ़िया हो गया। तो काफी पावरफुल हो गया कंप्यूटर्स आने के। इसके पहले बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, लेकिन फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर्स इतना ज्यादा बहुत ही फास्ट हो गया, मतलब मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, एक साथ बहुत सारे काम कर लीजिए, एक साथ बहुत सारे यूजर एक ही सिस्टम पे काम कर सकते हैं। तो ये सब बहुत सारे चेंजेस हुआ, और मेन चेंज था उसका माइक्रो प्रोसेसर, यानी मेन कंपोनेंट। अब जो फिफ्थ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन कर सकते हैं, चल भी रहा है और आने वाला भी है, आया भी नहीं है, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन में मेन कंपोनेंट तो अभी तक माइक्रो प्रोसेसर ही चल रहा है, लेकिन मेन इसमें चीज ही होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि कंप्यूटर हमारा
इतना मतलब ये होगा समझदार, खुद ब खुद डिसीजन लेगा, खुद ब खुद वो पढ़ लेगा इंसान की तरह, और इंसान की तरह सोच सकता है, और इंसान की तरह मतलब जो है काम भी कर सकता है। रोबोट्स आ जाएंगे और इंटेलिजेंट सिस्टम जो खुद ब खुद ऑटोमेटिक ड्राइविंग कार, ये सब जो है ये सब 5th जनरेशन में सिस्टम्स में आ जाएंगे। इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटर्स आने वाला है। क्वांटम कंप्यूटर, इसके आने से हमारा कंप्यूटर आज के कंप्यूटर से हजारों गुना फास्ट हो जाएगा। क्वांटम कंप्यूटर्स अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये सब जो है अभी चल भी रहा है, ये कह सकते हैं गोइंग ऑन, और अभी तक ये बियॉन्ड, अभी आने वाले समय में अभी चलता रहेगा। और इसमें अगर फीमेल कंपोनेंट्स में कोई बदलाव आता है तो फिर हम लोग आगे देख सकते हैं। ये पार्ट में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन है कंप्यूटर का, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ये तो थोड़ा हम लोग हिस्ट्री देख लिए और इंट्रोडक्शन देख लिए। सेकंड पार्ट में हम लोग उसके सारे आर्किटेक्चर, उसके पार्ट्स के बारे में डिटेल देखेंगे। अगर आपको फंडामेंटल से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो नीचे लिंक दिया हुआ है वीडियो के नीचे में, आप उस लिंक में जाकर के क्लिक करके वहाँ से नोट्स आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत लेंदी नोट्स नहीं है, सिंपल भाषा में आपके एग्जाम से रिलेटेड भी है। उसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए रहेंगे, आप आसानी से पढ़ के उसको समझ सकते हैं। थैंक यू।